अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मंच पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे सामने मौजूद बहुत से नौजवान, बच्चे और बुज़ुर्गों, आज की ये मजलिस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को याद करने के लिए मुनाकिद की गई है। देखिए, मुझे बोलने के लिए कुछ और कहा गया था, मगर भाई सुदीप ने ऐसी बात कह दी कि अब मुझे उस पर कुछ बोलना पड़ेगा। बहुत ही वैलिड बात कही है उन्होंने। इस मुल्क में दो शख्सियतों को यकसर भुला दिया गया है। एक आदमी, एक नाम, तो वो है जिसने इस मुल्क में अंग्रेजों से सबसे पहले लोहा लिया है, शुरुआती दौर में लोहा लिया है। उस आदमी का नाम टीपू सुल्तान है। और दूसरा आदमी वो है जो सबसे आखिर में लोहा लिया है, उस आदमी का नाम सुभाष चंद्र बोस है। इस दो नाम को इस मुल्क ने भुला दिया है और हमारे लोगों ने, हमारे दरमियान में पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग भी इसको यकसर भुला दिया है। ये बदकिस्मती है हमारी। इन दो पर्सनालिटीज की जिंदगी को अगर पढ़ा जाएगा तो आज के इस दौर के नौजवान जो सोए हुए हैं, इस दौर के लोग जो अपनी जिंदगी को भूल गए हैं, वो भी अपने अंदर एक रूह महसूस करेंगे, अपने अंदर एक जज्बा महसूस करेंगे और उनके अंदर इस मुल्क को आगे ले जाने का, इस मुल्क को बचाने का, अपनी कौम को आगे बढ़ाने का, अपने लोगों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक जान पैदा करने का जज्बा पैदा हो सकता है। मगर इन दो पर्सनालिटीज को भुला दिया गया, खत्म कर दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें इससे बिल्कुल खाली रहे, इससे बिल्कुल बेगाना रहे, नावाकिफ रहे और वो करे जिसके लिए उनको प्रोग्राम कर दिया जाए, वो करे जिसके लिए उनको मजबूर कर दिया जाए, वो करें जिसके पीछे उनको पॉलिटिकल लोग लगा दें, वो करें जिनके पीछे इस मुल्क के दुश्मन साजिश करने वाले लोग जो प्रोग्राम बनाकर उनको दे दें। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आपने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई ये सोचता है कि वो भाग गए, वो वापस नहीं लौटे, जापान जाने के बाद गायब हो गए, गुमनामी बन गए, तो ये उनके बारे में, उनके ऊपर लगाया हुआ सबसे बड़ा लांछन होगा ये। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एकदम हकीकत है। सूरज जैसे दिन में रोशनी देती है, वैसी हकीकत है कि सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन में सवार हुए थे यहाँ आने के लिए, उस प्लेन में एक साहब उनके साथ थे जो उनका सबसे करीबी साथी था, आज़ाद हिंद फौज का सबसे बड़ा कर्नल था। उनका नाम कर्नल हबीबुर रहमान था। कर्नल हबीबुर रहमान सुभाष चंद्र बोस के साथ उस जहाज के अंदर मौजूद थे। जब उस जहाज में आग लगा है, जब वो जहाज क्रैश हुआ है, तो कर्नल हबीबुर रहमान भी जख्मी हुए और सुभाष चंद्र बोस भी जख्मी हुए। सुभाष चंद्र बोस ज्यादा जख्मी हुए थे इसलिए कि वो जहां बैठे हुए थे उनके सर के ऊपर पेट्रोल का टैंक था जो फट गया था। पूरा जिस्म उनका पेट्रोल से डूबा हुआ था, नहाया हुआ था, इसलिए उनके पूरे जिस्म में आग लगा। जमीन पर गिरने के बाद उस आग को बुझाने की कोशिश की गई, मगर उसमें उनका जिस्म बहुत ज्यादा जल गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट है, जापान के उस डॉक्टर की जिसने सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट किया था, कि उनका ब्रेन जल चुका था, उनका चेहरा जल चुका था, उनका सीना जल चुका था और उनका हार्ट भी बर्न हो चुका था। वो बहुत मुश्किल से आंख खोल पा रहे थे, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। और जब वो बोल रहे थे तो कर्नल हबीबुर रहमान को कह रहे थे कि हबीब, मैं बचूंगा नहीं, तुम जाओ हिंदुस्तान और जाकर कहो कि ये लड़ाई जारी रहे जब तक अंग्रेज इस मुल्क से जाता नहीं है, कोई एक फर्द बैठे नहीं। हमने हजारों सुभाष चंद्र बोस छोड़ा है हिंदुस्तान के अंदर। ये उनकी आखिरी बात थी। जब वो कभी बेहोश हो जाते थे और जब कभी होश आता था तो हबीब कहाँ है, हबीबुर रहमान कहाँ है, वो पुकारते थे। और इन दोनों को एक ही कमरे में रखा हुआ था, आईसीयू के अंदर। और जो 6 लोग थे उस जहाज में सवार, वो जापान के फौज थे, वो भी जख्मी थे। उन लोगों को भी एक दूसरे वार्ड में रखा हुआ था। ये बात शहनवाज कमीशन में 1948 में कर्नल शहनवाज ने दर्ज कराया है। शहनवाज कमीशन जब बना, शहनवाज कमीशन बनने के बाद हबीबुर रहमान साहब पाकिस्तान चले गए थे। वापस आने के बाद हबीबुर रहमान साहब को उस कमीशन के सामने हाजिर होने के लिए बुलाया गया और हबीबुर रहमान साहब ने पूरा अकाउंट, पूरा डिटेल अकाउंट वहां रखा और वो फाइल क्लोज करके रख दिया गया है। उस फाइल को बंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है उस बर्निंग की वजह से। उनका जो अंतिम संस्कार होता है उस वक्त वहां सिर्फ एक हिंदुस्तानी खड़ा होता है, उसका नाम कर्नल हबीबुर रहमान था। अब देखिए, ये अजीब बात है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज तैयार करते हैं,
हजारों की तादाद में लोग उसमें शरीक होते हैं, मगर क्या खूबसूरती है। और सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनालिटी वाकई इस मुल्क को अगर आज मैसर हो जाए तो ये मुल्क आज भी चीन और अमेरिका को टक्कर दे दे। आप जिस आदमी को अपने साथ लेकर सफर पे जा रहे हैं उसका नाम कर्नल हबीबुर रहमान है, और जिसके हवाले फौज छोड़कर जा रहे हैं उसका नाम कर्नल शहनवाज है। क्या खूबसूरती है, क्या हुस्न है, क्या इम्तिजाज है। मुल्क ऐसे बना है, मुल्क ऐसे तैयार हुआ है, मुल्क ऐसे आगे बढ़ा है, मुल्क ऐसे आजाद हुआ है। ये बात बहुत आसानी से आज खत्म की जा रही है और हम भी उसमें शामिल हैं। हम इन तारीखों को न पढ़ते हैं न बोलते हैं। बोलना तो ऐसे ही बंद कर दिया भैया, बोलोगे तो बाइकाट हो जाएगा। और इसी डर ने चंद गुंडों को इतना मजबूत कर दिया है कि वो जो चाहते हैं वो होता है, वो जो चाहते हैं वो बोला जाता है, वो जो चाहते हैं वो दिखाया जाता है। अरे भाई, हम लोगों ने उनको बड़ा गुंडा, मोहल्ले में अगर कोई बदमाशी करना शुरू करता है, अगर पहले दिन 2-4 थप्पड़ उसको जड़ दिया जाए तो बदमाश बड़ा गुंडा नहीं बनेगा। हमने मौका दिया है इन लोगों को भाई मेरे, हम बोलना शुरू कर दें इनके खिलाफ। ये जो जालिम लोग हैं, ये जो बाइकट गैंग हैं, ये जो अपने प्लान को जैसे चाहते हैं वैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हम चुप रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे बोलने से क्या होगा, नहीं, हमारे बोलने से होगा। अगर ऐसे ही सब लोग सोचते रहे तो वाकई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम बोलना शुरू करेंगे, दिस इज माई पार्ट, हम अपना रोल प्ले करें भाई, सामने वाला भी करेगा, उसको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। इसलिए जो 126वां यौम पैदाइश सुभाष चंद्र बोस का है, इस मौके पर कम से कम ये अहद किया जाए कि हक के साथ खड़े होंगे, इंशाल्लाह खड़े होंगे। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहें कि आज के बाद कहीं भी जुल्म होगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। आप सब हाथ उठाकर कहें कि जुल्म होगा उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे। आप बहुत बड़ी तादाद हैं, अगर आपने आवाज उठाना शुरू कर दिया तो आपको देखकर सैकड़ों और हजारों आवाज उठाना शुरू कर देंगे। ये बातें चंद थी जो जरूरी थी। अब मुझे कहा गया सेहत के बारे में कुछ कहिए। पेशे से मैं डॉक्टर हूं तो मुझे सेहत पर बात करनी चाहिए। सेहत पर ज्यादा बात न की जाएगी, दवाओं पर ज्यादा बात की जाएगी, इसलिए कि दवाएं सेहत बिगाड़ने का सबसे बड़ा सोर्स है। सेहत के बिगाड़ने का द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिजीज इज मेडिसिन, ड्रग्स। देखिए, मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, मेरी नौकरी है वहाँ, ऑफिस है, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत काबिल डॉक्टर्स, एमडी इन मेडिसिन, एमसीएच, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब लोग जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डोज में कर रहे हैं। अच्छा, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसको मालूम है कि एक मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन, उसका 200 मिलीग्राम का एक डोज होता है और दिन में 2 खुराक ली जा सकती है 12-12 घंटे के गैप पर। एक मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन, उसका 500 मिलीग्राम लिया जा सकता है, दिन में 1 दफ़ा लिया जा सकता है। अच्छा, और भी एक उसूल है इलाज करने का कि एंटीबायोटिक एट अ टाइम 1 दिया जाए, वो फेल होता है तो फिर दूसरा बाद में दिया जाए। मैंने देखा कि डॉक्टर लिखता है एक मरीज को, एक एंटीबायोटिक लिखता है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा लिखता है सिफोरेक्सिन, तीसरा लिखता है एजिथ्रोमाइसिन, और 3 एंटीबायोटिक जिसका 500 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज दिन में 1 बार है, उसका 500 मिलीग्राम सुबह शाम खिला रहा है। जिस मेडिसिन का 200 मिलीग्राम सुबह शाम खाने का है, उसको 400 मिलीग्राम सुबह शाम खिलवा रहा है। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी कि 3-3 एंटीबायोटिक्स और इन तीनों का मैक्सिमम डोज का डबल, और जो दवाई सिर्फ 5 दिन खाने का है उसको 14 दिन खिला रहे हैं, और जो दवाई मैक्सिमम 14 दिन खिलाई जा सकती है उसको 28 दिन खिला रहे हैं। तो मैं वहाँ अपने कुछ मेडिकल फ्रेंड से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, इतनी इतनी दवाई खा के लोग जिंदा कैसे हैं? तो बोला कि आप नहीं समझिएगा, यहाँ यही ट्रेंड है। अब मेरे पास कोई मलेरिया पेशेंट आ गया तो मैंने उसको नॉर्मल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसूल के हिसाब से दवाई लिख दी। वो बोला कि अरे डॉक्टर साहब, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोगों को 3-4 एंटीबायोटिक एक साथ खाने की आदत है और बहुत बहुत डोज में दीजिए तब ठीक होंगे हम। तो मैंने गौर किया, सोचा कि बॉम्बे शहर में लीलावती हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं
जहाँ प्रधानमंत्री का इलाज होता है, जहाँ बाल ठाकरे का इलाज होता है, ये सब बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो इनको मरीज मिलता कहाँ से है? तो मालूम ये हुआ, समझ में बात आई कि ये जो गली वाला मोहल्ले वाला डॉक्टर है, ये दवाई खिला खिलाकर किडनी फेल करता है, लीवर चॉक करता है, हार्ट अटैक कराता है और फिर वहाँ पर पेशेंट पहुँचता है। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, नोइंगली अननोइंगली हो यही रहा है। इतनी दवाई खिलाई जाती है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन उसको दिया जाता है कि उसका किडनी जवाब देगा ही। और फिर जब किडनी जवाब देगा तो लीलावती में ही जाएगा, कहाँ जाएगा वो? छोटे हॉस्पिटल में इलाज तो होगा नहीं। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देखा तो गौर किया, मगर उससे आगे की बात समझिए। एक डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी मेडिसिन 1 महीने में लिखनी है। अगर आपने इतनी दवाई लिख दी तो फिर आपके लिए लंदन का 1 महीने का ट्रिप। अब डॉक्टर क्या करे बेचारा, उसको ट्रिप पे भी जाना है। तो मरीज को 4-5 टैबलेट में काम चलने वाला होता है, वो पूरा पत्ता लिख देता है कि 1 महीना खा लो, ये खा लो। ये चीज़ें मेडिसिन की हद तक तो चल रही थी, मगर ये जो बड़ी कंपनी वाले लोग हैं ना, ये बिजनेस ज़रा सा हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल बिजनेस है। आप छोटी मोटी हिंदुस्तानी कंपनियों को ना देखें, ये जो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये बड़ा माफिया बिजनेस है। अब देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा मेडिसिनल प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप कोई क्लेम कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आप बीसीजी का टीका लगाओ तो आपको टीवी नहीं होगा। ठीक, बच्चा पैदा हुआ, बीसीजी का लग गया। वो जो बीसीजी का टीका लगा है जिस बच्चे को, उसको 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में टीवी हो गया, और बहुत सौ को नहीं हुआ। अरे भाई, जिसको नहीं टीका लगा है उसमें भी बहुत से लोगों को नहीं हो रहा। तो हम कैसे समझेंगे कि इसको इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसने टीका लिया था? क्योंकि लेने वाले को भी हो जा रहा है। अब को जो लेने वाले को हो जाता है तो कंपनी कहती है वैक्सीनेशन फेलियर का एक केस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा जो काम है ना, मैं एक अमेरिकन कंपनी में, मेडिसिन की कंपनी में मेरा जो जॉब है वो इसी चीज़ का जॉब है कि दवाई कौन सी काम करती है, कौन सी फेल हो जाती है। तो अब वैक्सीनेशन फेलियर, अरे भाई, जो आदमी वैक्सीन नहीं लिया है उसमें भी 99% लोगों को तो वो बीमारी हो नहीं रही है। जो लिया है उसमें भी 99% लोगों को नहीं हो रही है। 1% को हो रही है, तो उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अब वैक्सीन काम किया कि नहीं किया, ये तय कौन करेगा? इसका तय करना बड़ा मुश्किल ही नहीं, ये वेग है, नामुमकिन है। मगर फिर भी जो वैक्सीन प्रूव्ड हैं, वैक्सीनेशन का जो प्रूविंग होता है, जो उस पर क्लिनिकल ट्रायल होता है, और फिर जाकर के 4 स्टेज में, और फिर जाकर के वो अप्रूव्ड होता है, मार्केटिंग ऑथराइजेशन उसको मिलता है। दुनिया भर के मुल्क के हुकूमत के जो डिपार्टमेंट हैं ड्रग्स कंट्रोल के, वो उसको परमिशन देते हैं। ये सारा एक सिस्टम है, एक स्टेप्स इसमें लगते हैं, 15 साल लगते हैं। हम अपने पढ़ने के ज़माने में हम टीचर से एक डिस्कशन, एक आर्गूमेंट करते थे कि पोलियो की जो वैक्सीन आईपीवी है ना, इंजेक्शन के थ्रू जो वैक्सीन देते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, आईपीवी, उसमें तो पोलियो वायरस डेड है, मरा हुआ है। लेकिन जो मुंह में टपकाते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के, ये वाला खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि इसमें लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है। तो हम लोग बोलते थे, अपने प्रोफेसर से पूछते थे, असल में इस पर मेरा एक दोस्त था, बड़ा चैंपियन स्टूडेंट था, वो ध्यान दिलाया एक दिन कि यार ये वाला बात हम लोग तो मिस कर रहे हैं। अगर ये वैक्सीन वायरस लाइव है, एटीन्यूएशन का मतलब उसको डिपोलराइजेशन कर दिया, उल्टा कर दिया गया। यानी आपको अगर उल्टा लटका के रख दें तो आप कोई काम नहीं कर पाइएगा, न कहीं जा पाइएगा, न कोई वर्क कर पाइएगा। तो उसको उल्टा कर दिया है मगर जिंदा। अब अगर किसी वजह से वो सीधा हो गया, कोई आ गया उसका साथी उसको सीधा कर दिया, तब तो फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर पोलियो उसी की वजह से होगा। तो हमारे टीचर्स कहते थे हाँ ये हो सकता है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हम क्या करें, वो देना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को सन 2000 से जब पढ़ते थे तब से हम नहीं दिलवाते। अपने घर में भांजा भांजी भतीजा नहीं, ओपी भी नहीं दोगे। उसके लिए हम गांव में एक मरतबा थे और वो आ गया पोलियो वाला, फिर प्रधान को लाया, फिर उसके बाद बीडीओ आ गया, फिर डीएम तक कंप्लेन चला गया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे सेटिस्फाई करो, फिर हम अपने बच्चों को देंगे। तो बाद में वो लोग, मेरा प्रधान समझा बुझा दिया कि यार ये बहुत बहस करता है, इससे मतलब उलझिए, आपको जो करना है करते रहिए। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, आज जो वैक्सीन्स आ रहे हैं,
उसमें हमको ये बात, दो बात समझने की है। एक तो ये कि वैक्सीन्स प्रॉपरली प्रूव्ड होना चाहिए, 15 ईयर्स का उसमें जो टाइम ड्यूरेशंस हैं वो पूरा टेन्यूर पूरा होना चाहिए, और फिर उसमें कोई लाइव वायरस नहीं होना चाहिए, वरना फिर अब देखिए ना, पोलियो का हर महीने 2 बूंद पिला रहे हैं और हर साल पोलियो रिपोर्टिंग हो रही है। हमने, हमारे यहाँ ऑफिसर आया यूनिसेफ का, उससे हमने पूछा कि इस साल बिहार में, मैं गांव था, बिहार में 87 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के, आपने तो कारपेट डोजिंग किया हुआ है, कोई बच्चा बचा हुआ नहीं है, 87 कहाँ से आया है? ये 87 पोलियो के वैक्सीन से आया है। मैं कहता हूँ पोलियो वैक्सीन बच्चा पी लिया और वो वायरस जाके अंदर एक्टिवेट हो गया, सीधा हो गया, तो पोलियो उसको हो गया। तो जो चीज़ें गलत हैं वो बातें, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। और ये बात अच्छी तरह आप समझें, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वाला कोई भी वैक्सीन नहीं लेना। जो वैक्सीन 15 साल प्रूविंग का स्टेज पास नहीं किया हो वो वैक्सीन नहीं लेना है। और जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन, अभी देखिए ना, एमआर वैक्सीन अभी दे रहे हैं, एमएमआर वैक्सीन, आप अपने बच्चों का कार्ड देखिए, ऑलरेडी एमएमआर वैक्सीन 9 मंथ पर और उसके बाद 18 मंथ पर पड़ चुका। अभी एमआर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे बनाया, अभी मेरा इस पर कोई रिसर्च नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आ रही है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई बचपन में एमएमआर लिया, अब लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती न लिया जाए। अभी रिपोर्टिंग आई है कई बच्चे उसमें बेहोश हो गए हैं, एक बच्चे का डेथ हो गया स्कूल से, बंगाल की खबर है, 4 बच्चे डेथ हुए। तो ये अच्छा नहीं है, मगर ये गवर्नमेंट, हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन तक हमें बात पहुंचानी चाहिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए कि हम क्यों लें, क्यों दे रहे हैं, क्या साइंटिफिक बेस है, क्या रिसर्च है, बताइए हमको। हम कब तक, आप जिस तरह हाँक दें हम हाँकते रहें, कब तक होगा ये नहीं चलेगा। तो ये कुछ नेक्सस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया के पूरी आबादी, पूरे लोग बिल्कुल जैसे मेन वन कहा जाता है, आँख बंद करके हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो थोड़ा सुभाष चंद्र बोस वाला जज्बा पैदा कीजिए और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलिए। मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूँ कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब बोस पढ़ते थे, पढ़ने के ज़माने में एक अंग्रेज़ बच्चे से उनका झगड़ा हो गया। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अंग्रेज़ टीचर था, अंग्रेज़ प्रिंसिपल था, मगर उसके सीने पर चढ़ के उन्होंने मारा है उसको। उसकी तस्वीर बहुत किताबों में भी छपी हुई है, वो वाला फ़ोटो जो मार रहा है सीने पर चढ़ करके। वो नहीं सोचे कि यार क्या होगा, अंग्रेज़ की हुकूमत है, अंग्रेज़ टीचर है, अंग्रेज़ प्रिंसिपल है, नहीं नहीं, गलत काम कर रहे हो यार, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये वाला थोड़ा सा अपने अंदर भी जज्बा पैदा कीजिए। ये मौका है, ये दिन है, इस दिन को हम इस तरह याद करें और इस मैसेज को स्प्रेड करें। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, और तब्दीली आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी तब्दीली आई तो फिर अगले साल जब हम लोग मिलेंगे तो इससे बड़ी तादाद भी होगी, और इससे बड़ा हम लोग कुछ काम करके आकर के यहाँ रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।